नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके उसको जरूर देख लीजिए। ये लेक्चर टारगेट करेगा यूपीएसआई 9500 या 9534 को और जेल वार्डन उप निरीक्षक गोपनीय सहायक को। पॉलिटी एक ऐसी चीज़ है, ये संविधान एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आपका चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो सब में आता है। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या हुआ, क्या उसमें मैंने पढ़ाया था, और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। देखिए, संसद जो है ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत जरूरी टॉपिक है। ये बहुत पूरे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो संसद में आता है। ठीक है, इसलिए संसद को मैं टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास ले लूंगा, आप बोर हो जाओगे, और 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास देखता कौन है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इसीलिए जो है मैं टुकड़ों में आपको इसको बताता हूँ, जिससे कि आपका जो है बोर भी ना हो। और अगर आप इसके रूटीन नोट्स बना रहे हो, जो कि मैं चाहता हूं कि आप जरूर बनाइए, क्योंकि उस सभी टॉपिक के नोट्स बनाने चाहिए जिससे सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हो। तो जीएस में सबसे ज्यादा नंबर स्कोरिंग जो है वो यही है, पार्लियामेंट, वो आपका संविधान। तो संविधान के अगर आप खुद के नोट्स बना लेंगे, दूसरों के नोट्स पे डिपेंड मत रहिए, खुद के नोट्स बना लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, और आप विश्वास नहीं करेंगे, खुद का लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा देर तक दिमाग में रहता है। ठीक ना, आप समझ में, अगर आपको ना मान रहे हो तो आप एक बार करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। ठीक है, क्लास की तरफ। क्लास में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आपका पिछला, कि मैंने पहले आपको क्या क्या चीजें बताई थी। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था जब संसद शुरू हुई थी, तो संसद में मैंने आपको बताया था कि भाई संसद जो होती है, संसद क्या होती है। संसद का मतलब होता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए 3 अंगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 3 अंग कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आपकी न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 अंगों की जरूरत जरूर पड़ती है किसी भी देश को, किसी भी लोकतांत्रिक देश को, किसी भी डेमोक्रेटिक जो देश होते हैं, ठीक है, उनको चलाने के लिए ये 3 अंग आवश्यक हैं। अब ये 3 अंग करते क्या क्या है? विधायिका कानून बनाती है। भाई किसी देश को चलाने के लिए आपको कानूनों की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, नहीं तो मत्स्य न्याय का कंसेप्ट नहीं आ जाएगा कि जो ज्यादा मजबूत है वो दूसरे को, कमजोर को खा ले रहा है। तो कानून जो बनाता है वो बनाती है विधायिका। विधायिका में कौन कौन से आते हैं? आपका केंद्र में बना रखी है आपकी संसद, केंद्र में आपकी संसद है, और आपके राज्यों में, ठीक है, जो केंद्रीय कानून होते हैं उनको संसद बनाती है, और जो राज्य होते हैं, राज्यों में जो होते हैं उनको राज्य विधान मंडल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और उधर आपकी आगे पार्लियामेंट। ये आपकी कानून बनाते हैं। अब इस कानून, भाई कानून तो बना दिया, लेकिन कानून का पालन कौन करवाएगा? कानून को पालन करवाने के लिए आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका भी हमारे देश में विधायिका का ही अंग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट जो होती है वो कार्यपालिका है, लेकिन वो जो है आपकी संसद में भी बैठते हैं, वो लोग संसद में जवाब देते हैं वो लोग, इसीलिए कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो भाई इस कानून का पालन कराने के लिए आगे कार्यपालिका। ठीक है, और जब कार्यपालिका और विधायिका जब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं और उनके कामों से देश की जनता को पीड़ित होना पड़ रहा है, तब आती है न्यायपालिका। ठीक है, पहला तो ये आती है कि जब कार्यपालिका और विधायिका जब अपना काम नहीं कर रहे होते हैं, या फिर काम कर रहे होते हैं लेकिन उससे लोगों को दिक्कतें हो रही होती है, तब न्यायपालिका आती है। जैसे मान लीजिए कोई कानून ऐसा बना दिया जिसमें कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको टेक डाउन कर देगा। ठीक है, मतलब उसको जो है बिल्कुल ही नल एंड वॉइड, शून्य कर देगा कि हाँ ये विधि गलत है आपकी, ऐसा नहीं कर सकते आप। दूसरा, जब समाज में रह रहे लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है, तो पीड़ित को न्याय देने का भी काम जो है वो न्यायपालिका ही करती है। ठीक है, पीड़ित को न्याय कौन देता है? वो भी न्यायपालिका ही देती है। इतना आपको समझ में आ गया? अब इसमें हम बात कर रहे हैं विधायिका की। कार्यपालिका में आपको करा चुका हूं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट वगैरह सब करा चुका हूं मैं आपको। आप जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए करिए। ठीक है, वहां पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इस विधायिका में सबसे पहले हम देख रहे हैं संसद। ठीक है, केंद्र में जो कानून बनते हैं उनके लिए जो है वो संसद है। और संसद में आज हमने बात कर ली थी, इतनी बात कर ली थी
ठीक है, संसद का गठन कैसा होता है, कौन कौन से संसद में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब जाके आप उस वीडियो में देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और तो संसद का गठन हमने देख लिया था, और आज हम बात करेंगे दोनों सदनों की संरचना। मैंने आपको बताया था, एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, संसद में क्या होता है। संसद के आपके जो है 3 अंग होते हैं, ठीक है, संसद के आपके 3 अंग होते हैं। 3 अंगों में कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है राज्यसभा। ये 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि भारतीय संसद में के निम्न में से कौन सा अंग है या नहीं है, तो ये जो आ जाता है आपका, तो इसमें आपको जो है राष्ट्रपति पे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा तो अंग है ही, राष्ट्रपति भी हमारे देश की संसद का अंग है, लेकिन राष्ट्रपति ना तो संसद का कोई सदस्य होता है, ना ही वो संसद का कोई मतलब वहां पर संसद में बैठता है वो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा बता दिया था, अब देखते हैं कि राज्यसभा की संरचना कैसे होती है, दोनों सदनों की संरचना। ठीक है, सदनों की आपकी संरचना कैसे होती है, संरचना का मतलब क्या क्या होता है उनमें। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा, इसको आप इंग्लिश में भी राज्यसभा ही बोलते हैं। तो देखिए, इसमें मैक्सिमम जो नंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो होते हैं 250। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं एक एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, इसके आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, बाद में आप यहाँ ठीक से देखेंगे नहीं और कहेंगे कि सर आपने तो ये नहीं करवाया था, देखिए क्वेश्चन आ गया ये। ठीक, बच्चा गलती खुद करता है और दोष हमेशा टीचर को देता है, इसलिए आप मैक्सिमम टाइम इनको रिवाइज करिए, क्वेश्चन हमेशा 100% होगा। अब इन 250 में से क्या होता है, 238 238 वो तो चले जाते हैं स्टेट मतलब राज्य, एंड यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तो आपको पता ही होंगे, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, और आपका अंडमान निकोबार, कई सारे होते हैं, वो उसमें मैं आगे बात करूंगा क्योंकि उसमें कम ज्यादा भी हुए हैं कुछ। और जो 12 सदस्य बचते हैं, 12 जो सदस्य बचते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत होते हैं। अब ये मनोनीत क्या है, ये मनोनीत का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के मन में कोई बात आ रही है, मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए आप कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनकी जरूरत है कानून बनाने के लिए। तो क्या होता है, तो एक बीच का रास्ता है, ये पीछे का रास्ता ये निकाला जाता है कि 12 लोगों को प्रेसिडेंट अपने मन के अनुसार चुन सकता है। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि भारत में प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है। प्रेसिडेंट कोई भी अगर संसद वो संविधान में अगर कोई भी चीज ऐसी लिखी हुई है, प्रेसिडेंट ये करेगा ये करेगा ये करेगा, तो उसका मतलब ये समझ लेना कि प्रेसिडेंट वही करेगा जो भारत की कैबिनेट मतलब केंद्र सरकार की जो कैबिनेट बोलेगी, मतलब प्रधानमंत्री और उनकी जो कैबिनेट बोलेगी, प्रेसिडेंट को वही करना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट वो नहीं करता है तो वो संविधान का उल्लंघन होगा और उसको जो है इम्पीचमेंट, उस पर महाभियोग चलाया जाएगा और उसको जो है उसको प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतार दिया जाएगा। इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपकी आइडियल सिचुएशन कि भाई 250 सीटों को हमने इतने इतनों में बांट दिया, लेकिन वास्तविक रूप से क्या है, वास्तविक रूप से इस समय 245 सीटें हैं। अब ये 5 सीटें कहां गई भाई, आप ये बोलोगे सर आपने तो कहा 250 सीटें होती हैं, लेकिन ये आप तो कह रहे हो कि अब 245 सीटें हैं। ये 5 सीटें जो हैं वो पीओके और इस रीजन के लिए, अक्साई चीन वाले रीजन के लिए इसको रोक के रखा गया है, क्योंकि इसके हिसाब से संवैधानिक रूप से भी हम उस क्षेत्र को अपना ही मानते हैं। समझ गए ना। तो ये 5 सीटें जो हैं वो अक्साई चीन और आपका पीओके के लिए जो है ये रखी हो गई हैं। इसीलिए जो चुनाव होते हैं वो 245 सीटों पर ही होते हैं, और 245 में भी आपका 229 सीटें मतलब 229 सदस्य जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब स्टेट से होते हैं, और 4 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से होते हैं। सदस्य 4 सदस्य यूनियन टेरिटरी से होते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मनोनीत करता है। इसको बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बिल्कुल उतार लीजिए।
आपको टोटल में ये याद रखना है कि 250 सीटें होती हैं, लेकिन वास्तविक अभी जो है, अभी जो चुनाव होते हैं या फिर अभी जितने सदस्य होते हैं वो 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य में से 229 सदस्य जो हैं वो स्टेट मतलब राज्यों से चुनकर आते हैं। 4 सदस्य जो है यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। यूनियन टेरिटरी में भी आप याद रखना कि हमारे देश में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, इधर समझिए, हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरी थी, समझ गए। उसके बाद 2 और जोड़ दी गई। 2 कौन सी जोड़ दी गई? अब ये जोड़ दी गई आपकी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था अभी जनवरी साइड में कि जो दादर एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव, इसको एक कर दिया गया, ठीक। तो कुल मिला के कितनी हो गई? पहले थी 9, जब 2 को मिला के एक कर दिया गया तो अब हो गई है 8। 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इसको याद रख लेना, क्वेश्चन आ जाएगा ना तो घूम जाओगे वहां पे, समझ गए। तो लेकिन जो राज्यसभा में, जैसे क्वेश्चन ये भी आया था कि राज्यसभा में निम्न में से कौन से वो आपके यूनियन टेरिटरी जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों की को जो है सीटें प्रदान की गई हैं? तो वो है दिल्ली एवं पौंडुचेरी, ठीक, दिमाग में उतार लीजिए अपने। 8 में से सिर्फ और सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर खुद की विधानसभाएं भी हैं, बाकी की किसी भी यूनियन टेरिटरी में खुद की विधानसभा नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली चुनाव होते हैं, तो दिल्ली चुनाव का क्या मतलब है? दिल्ली में विधानसभा है, चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है, ठीक है। और आपका अंडमान निकोबार में विधानसभा नहीं है। तो इस तरीके से जो यूनियन टेरिटरी हैं, जो राज्यसभा में 2 यूनियन टेरिटरी को जगह दी गई है और उन 2 यूनियन टेरिटरी को 4-4 सीटें दी गई हैं, ठीक है, 2-2 सीटें दोनों यूनियन टेरिटरी को। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनका पब्लिक मतलब हम और आप लोग डायरेक्ट चुनाव नहीं डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं उसमें, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इनको वोट कौन डालता है? फिर वोट डालते हैं जो हम राज्यों में, जो स्टेट्स में जो हम विधायक चुन के भेजते हैं, तो विधायक जो है आपका निर्वाचित विधायक, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि जिनको कि हमने वोट डाले हैं विधायकों को, ठीक है, वो निर्वाचित सदस्य जो हैं इन लोगों को जो है राज्यसभा में भेजते हैं। कंफ्यूज मत करिए, मैं आपको बता देता हूं। जैसे राज्यसभा लोकसभा 2 सदन होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए थे, ठीक है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी ना। वैसे ही जो है, लेकिन राज्यसभा जो दूसरा सदन है उसमें डायरेक्ट चुनाव नहीं होते, उसमें हम वोट नहीं डालते। उसमें कौन वोट डालता है? हम जो स्टेट्स में जो हम अपने विधायक चुन के भेजते हैं, जैसे भी उत्तर प्रदेश में भी जो है सरकार चल रही है बीजेपी की, तो हम लोगों ने अपने क्षेत्रों में वोट डाले, ठीक है, तो वहां विधायक चुन के गए और वो विधायक जो है फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों को चुनते हैं। ऐसे समझ लीजिए आप कि हम डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं उनको, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्यसभा के जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, और उन चुनावों में कौन डालता है? ठीक है, राज्यों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो राज्यसभा में आपका वोटिंग करते हैं और राज्यसभा में लोगों को भेजते हैं, ठीक है। दूसरा मैं बता दूं, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है, सीटों का आवंटन मतलब कि किस राज्य में कितनी सीटें रहेंगी, इसका जो है आपका ये जनसंख्या के आधार पर होता है। भाई जिस राज्य में जितनी ज्यादा जनसंख्या उस राज्य को उतनी ज्यादा सीटें, जनसंख्या के आधार पर होता है। अब इसको एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे यूपी स्टेट में जो है वो 31 सीटें हैं और वहीं जो है त्रिपुरा में 1 सीट है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। सीटों का आवंटन इस तरीके से होता है और आपका जो है राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। ये आपका हो गया राज्यसभा का आपका टोटल तरीके से, एक तरीके से राज्यसभा की संरचना, ठीक है, इसको मन में आप उतार लीजिए, ठीक। मैंने आपका केंद्र शासित प्रदेश बता दिए कि जो दिल्ली और पुडुचेरी हैं, इनमें आपको 4 सीटें दी गई हैं, ठीक है।
और 4 सीटों में से जो है वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई हैं, वो हैं आपकी दिल्ली एवं पुडुचेरी। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि ये जो 12 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति अपने जो है मनोनीत करता है, और इन ये कौन कौन से क्षेत्रों में मनोनीत करता है इसको आप याद कर लीजिए। वो है आपका कला, साहित्य और विज्ञान, फिर है आपका समाज सेवा। अब इसको समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई सदस्य जो है वो इन क्षेत्रों में आपका बहुत पारंगत है, इन क्षेत्रों में उसने अपनी ख्याति अपनी प्रदान करी है, तो लेकिन वो जो है भाई चुन के तो नहीं आ सकता, स्टेट्स में भी उसको कोई वोट नहीं देगा। ठीक है, स्टेट की विधानसभा में भी कोई वोट नहीं देगा उसको। ठीक, तो फिर क्या होता है, फिर राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो 12 सदस्यों को चुन सकता है जो कि इस क्षेत्रों में पारंगत हो, इस क्षेत्रों में बहुत अच्छे हों। जैसे जब सचिन तेंदुलकर को चुना गया था तो वो कला के क्षेत्र में चुना गया था। ठीक है, आपका जो रेखा को जब चुना गया था तो वो भी कला के क्षेत्र में चुना गया था। जैसे मान लीजिए कल को कोई साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसके बाद वो साइंटिस्ट से रिटायर होते हैं या फिर कुछ भी होता है उनका, और वो लास्ट में जाके जो है फिर क्या होता है, फिर भाई वो विज्ञान के क्षेत्र में जो है उनको राज्यसभा में सीट दे दी जाती है। कि वो इसलिए दी जाती है कि आप आइए और देखिए कि मतलब जो कानून बन रहे हैं वो ठीक तरीके से बन रहे हैं, अपना भी थोड़ा बहुत उसमें सहयोग करिए। ठीक है, जिंदगी में आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, थोड़ा सा कानून अच्छे बन जाएंगे तो वो जनता के लिए और देश के लिए दोनों के लिए बढ़िया होंगे। अब इतना आपका टोटल तरीके से हो गया है। अब चलते हैं लोकसभा की संरचना के ऊपर। ठीक है, लोकसभा की संरचना। दोस्तों देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप लोग सीरियस कैंडिडेट, जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप इधर उधर भागेंगे। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि आप कहीं की भी वीडियो देखिए, कहीं से भी पढ़िए, आप ये वाले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे। फाइनल सिलेक्शन होना आपका बहुत ज़रूरी है। आपको अभी सिर्फ ये दिख रहा है कि वहाँ की क्लास, यहाँ की क्लास, फाइनल सिलेक्शन जरूर लेना है। और इतना ध्यान रख लेना कि कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी यूट्यूब चैनल वो आपका कोई मतलब उसको कोई पर्सनल लगाव नहीं है। ठीक है, आपको खुदगर्ज होना पड़ेगा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अपना सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक, आप ये सोचो कि नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो जाइंट यूट्यूब चैनल्स हैं वो अपना भाई प्रोफेशनल तरीके से वीडियो निकालते हैं, वो कोई नहीं मतलब करता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए और कोई किसी भी तरीके का कोई भी सवाल सिलेबस से रिलेटेड या फिर पर्सनल रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो आप वहां जाके पूछ सकते हैं। तो लोकसभा की संरचना देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें टोटल जो संख्या है, सदस्यों की संख्या। ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी है या फिर सीटें कितनी है, तो इसमें 552 सीटें हैं। ठीक है, अब 552 सीटों में हम तोड़ देते हैं, 530 सीटें तो जो हैं वो दी गई हैं स्टेट्स को, मतलब राज्यों को, और उसमें से जो है 20 सीटें दी गई हैं यूनियन टेरिटरी को, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को, और 2 सीटें दी गई हैं आपकी जो आपके वो होते हैं ना एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस का मतलब ये समझ लीजिए कि जिसके कोई दादा या फिर पिताजी या फिर कोई भी जो है वो यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता हो, उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सीटों का, इस तरीके से आपके टुकड़े हो गए सीटों के। लेकिन वही बात आ जाती है राज्यसभा की तरह कि वास्तविक सीटें जो हैं वो हैं 545। बाकी की सीटें कहाँ गई, सेम को आंसर रहेगा मेरा कि वो आपकी जो है पीओके के लिए और आपकी अक्साई चीन के लिए उसको छोड़ा गया है, जिससे कि संवैधानिक रूप से भी ये लोगों में पता चल सके कि हम लोग संवैधानिक रूप से भी जो है उन दोनों क्षेत्रों को अपना ही मानते हैं। ठीक है, अब 545 सीटों को तोड़ो, 545 सीट में 530 सीटें जो हैं वो जाती हैं स्टेट्स को। अब और दूसरा आपका जो है 13 सीटें जो हैं, 13 सीट जो जाती हैं वो जाती हैं यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, समझ में आ गया आपको, और 2 तो वो नॉर्मल जो होती हैं वो हो जाती हैं एंग्लो इंडियंस को। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। देखिए स्टेट्स में तो उतनी सीटें हैं। ठीक है, देखिए आप ये कहेंगे ना स्टेट्स में तो उतनी ही सीटें हैं, लेकिन ये जो सीटें कम करी गई हैं ये आपकी करी गई हैं लद्दाख और जेएंडके के लिए। ठीक है, लगभग 7 सीटें जो हैं वो कम करी गई हैं। समझ गए आप, इसको आपको याद रखना है
कि टोटल यूनियन टेरिटरी, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित करी गई हैं, तो वो है 20। और वो कहते हैं कि वास्तविक में कितनी सीटें हैं, तो वो कहते हैं 13 सीटें हैं। समझ गए ना। अब इसमें देखते हैं कि भाई अब इसके चुनाव कैसे होते हैं लोकसभा के। तो लोकसभा के चुनावों में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, मतलब हम लोग जाते हैं पोलिंग बूथ पे खड़े होते हैं, वहां पर जाके वोट डालते हैं। ठीक है, तो इसके हम चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अब इसमें वोट कौन डाल सकता है? देखिए पहले क्या होता था कि 21 साल से ऊपर के जितने भी थे सब वोट डाल सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपका 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1988 में हुआ था। इसमें क्या करा गया था, 21 साल से एज घटाकर 18 साल कर दी गई थी। अब 18 साल से ऊपर के सभी बच्चे वोट डाल सकते हैं। ये संविधान याद कर लेना, संशोधन जो है ये आता है, एक बार नहीं आया, ये हजारों बार आया है क्वेश्चन। समझ गए। फिर उसके बाद चलते हैं, ये तो आपका हो गया स्टेट्स का हाल। स्टेट में भाई प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और 18 साल से ऊपर के बच्चे उसमें वोट डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे चलते हैं यूनियन टेरिटरी पे। भाई केंद्र शासित प्रदेशों में भी तो 13 सीटें हैं ना, इसमें कैसे चुनाव होगा? इसमें भी आपका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसमें भी जो है, जो वहां की जनता जो होती है वो वोट डालती है। फिर आपका है नाम निर्देशित वगैरह, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एंग्लो इंडियंस जो होती है इसको कौन नाम निर्देशित करता है, ये राष्ट्रपति इनको नाम निर्देशित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति देखेगा कि अगर एंग्लो इंडियंस नहीं है संसद में तो वो 2 लोगों को उठा के जो है एंग्लो इंडियंस की सीट पे आपका सदस्य बना देगा। समझ गए ना। तो ये आपका इस तरीके से चलता है। फिर थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट में क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो किसी भी, जैसे मान लीजिए अब आप कहेंगे कि सीटें का फिक्स रहती हैं हर जगह, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई जनगणना होती है, जैसे मान लीजिए 2021 की जनगणना है, उससे पहले 2011 की हुई, फिर 2001 की हुई, फिर 1991 की हुई। ठीक है, इस तरीके से जो है जनगणनाएं आपकी चलती हैं। फिर 1981, 1971, बस इतना ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी कोई चुनाव होता है, जब भी कोई जनगणना होती है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग, इसका गठन किया जाता है परिसीमन आयोग का। वो इसका परिसीमन आयोग का काम क्या होता है? आप देखिए, आपको संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आएगा परिसीमा, मतलब सीमाओं का दोबारा से आपका जो है पुनरावलोकन करना। मैंने क्या बोला था, लोकसभा में सीटें कैसे दी गई हैं, वो भी जनसंख्या के आधार पर दी गई हैं। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर क्या भाई, हर चुनाव में हर एक जनसंख्या जब उसका जब आपका सेंसस जब होता है, जनगणना जब होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भाई जनसंख्या बढ़ती है, किसी स्टेट में कम हो जाती है, किसी स्टेट में ज्यादा हो जाती है। तो उसके आधार पर परिसीमन आयोग का गठन होता है और परिसीमन आयोग ये बताता है कि किस राज्यों में कितनी आपकी जो है सीटें होनी चाहिए। और एक चीज याद रख लेना, परिसीमन आयोग का कोई भी, अगर वो कोई भी अपने रिपोर्ट देता है वो, ठीक है, परिसीमन आयोग का कोई भी अगर रिपोर्ट देता है तो उसको जो है आप किसी भी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब रिपोर्ट, इसकी जो रिपोर्ट होती है वो फाइनल मान ली जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो परिसीमन आयोग होता है, परिसीमन आयोग जो है वो आपकी प्रत्येक जनगणना के बाद जो है वो सीटों का आवंटन करता है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। परिसीमन आयोग जो है हर जनगणना के बाद जो है वो नहीं बनाया जाता है। सॉरी, अब क्या है इसमें देख लेते हैं। इस समय जो हमारे राज्यसभा और लोकसभाओं में जो सीटें हैं वो किस जनगणना के आधार पर आवंटित की गई हैं। तो याद रखिए 2026 तक 2001 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, 2026 तक 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों का आपका बंटवारा हुआ है। और ये आपका कब हुआ है? ये आपका हुआ है आपका, ठीक है, तो 2026 में 2001 की जनगणना के आधार पर जो है सीटों का बंटवारा हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संसद में जो है वो सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर किया गया है, तो 2001 की जनगणना के आधार पर आपका जो है किया गया है। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
फिर इसमें आपका आ जाता है कि भाई किस तरीके से दोनों सदनों की अवधि क्या होती है, ठीक है। उसके बाद संसद की सदस्यता कैसी होती है, आप इसकी अवधि थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। लोकसभा, लोकसभा में आपको पता है कि 5 साल के लिए भाई 5 साल बाद ही चुनाव होते हैं, जैसे 2019 में हुए हैं, उसके बाद 5 साल होंगे, 5 साल के बाद जो है 2024 में होंगे। यदि बीच में ये विघटित नहीं हो जाती है, राष्ट्रपति चाहे तो इसको विघटित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है। तो राष्ट्रपति मतलब जब प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट चाहे तो वो बीच में लोकसभा को विघटित करके नए चुनाव करवा सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि जो है सदन में मतलब लोकसभा में अगर बहुमत कम हो जाए, ठीक है, बहुमत कम हो जाए तो भी जो है लोकसभा विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। समझ गए ना। तो जैसे नॉर्मल क्या होता है, लोकसभा 5 साल के लिए होती है, अगर इमरजेंसी लग जाती है देश में, इमरजेंसी अगर देश में लग जाती है तो वो उसे एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आपका जो है जून 1975 में जो है वो आपकी इमरजेंसी घोषित करी गई थी, उसके बाद एक एक साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया। 1977 में जाके जो है इमरजेंसी खत्म करी गई और उसके बाद इसके चुनाव हो गए। तो मतलब एक एक साल करके आपका बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो कब, जब देश में इमरजेंसी लागू हो। समझ गए। ये तो होता है लोकसभा का सीन। राज्यसभा का सीन क्या होता है? राज्यसभा में ये होता है कि भाई राज्यसभा में आपके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में आपके रिटायर होते रहते हैं, ठीक है ना। 1/3 सदस्य जो है वो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनका चुनाव आपका जो है बार बार होता रहता है। इसीलिए राज्यसभा को जो है आपका कभी ना विघटित होने वाला एक सदन बोला जाता है। इसको भी आप बहुत ध्यान से लिखें, कभी ना विघटित होने वाला सदन, ठीक है भाई। कभी ये विघटित नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन लोकसभा क्या होता है, लोकसभा का लिमिट जो है 5 साल है, 5 साल के बाद नए चुनाव होंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष के बाद जो है वो आपका जो है वो पुराने जाते हैं और नए आ जाते हैं। इस हिसाब से राज्यसभा में जो आपके लोगों का जो वहां के सदस्य हैं उनकी जो लिमिट होती है कितने साल की होती है, 6 साल की, ठीक है। कि भाई एक सदस्य जो है वो 6 साल तक ही राज्यसभा का सदस्य रह सकता है, उसके बाद उसको जो है हटना पड़ेगा और जो है फिर उसके चुनाव होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी सदस्य जो है जो राज्यसभा का सदस्य रहा है वो कितनी भी बार जो है राज्यसभा का सदस्य रह सकता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाला उपबंध बनाने का अधिकार है। समझ गए ना कि भाई सेवानिवृत्ति के कानून जो है वो आपका राष्ट्रपति बना सकता है कि इनकी सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद इनको क्या क्या चीजें दी जाए, कितना पैसा दिया जाए, जो भी कुछ है। लेकिन आपको जो है मेन बात यह है कि 6 साल के लिए राज्यसभा के सदस्य आपका जो है आते हैं और इसमें क्या होता है 1/3 सदस्य 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है आपके रिटायर होते रहते हैं, ठीक है, और नए चुनाव होते रहते हैं। दूसरा, ये राज्यसभा जो है कभी ना विघटित होने वाला सदन है, लेकिन आपका लोकसभा विघटित होने वाला सदन है। लोकसभा विघटित होती है, कब होती है? 5 साल में होती है। तो प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल हो गया वो हो गया 5 साल। बाकी मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए हैं कि 5 साल से ज्यादा लिमिट कब घोषित हो सकती है, जब इमरजेंसी लगी हो देश में, ठीक है ना। और लोकसभा विघटित कब हो सकती है? 2 केस में हो सकती है। कब हो सकती है? आपका जो है पहला केस तो है कि यदि प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट अगर राष्ट्रपति से यह कह देती है कि आप जो है लोकसभा को विघटित कर दीजिए, तो यह स्वेच्छा से विघटित करना होता है, तो राष्ट्रपति जो है वो उसको विघटित कर सकता है। विघटित मतलब लोकसभा को एक तरीके से खत्म करके दोबारा नए चुनाव हो सकते हैं। दूसरी क्या होती है कि मान लीजिए अगर 50% से ज्यादा कम जो है सदस्य उस पार्टी के रह जाएं, तो वो जो है वहां पर अल्पमत में आ जाती है, मतलब उसके पास बहुमत नहीं रह जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, वो आपका जो है हटा के और नए चुनाव करवा सकता है, लोकसभा को भंग कर देगा और नए चुनाव आपके करवा देगा। तो दोस्तों आज ये इतना टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया है। आगे मैं आपको बताऊंगा संसद की सदस्यता, ठीक है। संसद की जो सदस्यता होती है वो क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और संसद इतना ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। फिर संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं अच्छे से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। अगर कोई भी ठीक से पढ़ा है, किसी ने अगर इस बार बदमाशी नहीं करी है, तो उसका सिलेक्शन 100% तय है।
थोड़ी भी मेहनत कर लेगा, क्योंकि सीट्स की संख्या, विश्वास नहीं करेंगे, सीट्स की संख्या 9,534, बहुत बड़ी संख्या होती है ये। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है जो एडीजी भर्ती बोर्ड ने कहा है कि इतनी सीटें अन्य स्टेट कांस्टेबल की भी नहीं निकालते हैं। तो इस समय जो बच्चे, मैं कहता हूं कि तैयारी कर रहे हैं 21 से लेकर 33 साल तक, ठीक है, 33 साल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एज रिलैक्सेशन भी है, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। इसके बाद चांस ना मिलना है ना मिलेगा। जो बच्चे नहीं दे पाएंगे, आगे भी वैकेंसी आएंगी, ऐसा कुछ नहीं, कभी वैकेंसी खत्म नहीं होती है, लेकिन हाँ इतनी बड़ी वैकेंसी आपकी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है, उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जरूर जुड़ जाइए। आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ये आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।